गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज की क्लास में सितंबर 2026 का जो एग्ज़ाम सीए इंटर का होगा उसका जो आरटीपी आया है उसको डिस्कशन करने के लिए है। दो ट्रांच में या दो पार्ट में हम इस आरटीपी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, इवन दो दे आर कॉमन, दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, दे हैव बीन डिस्कस्ड इन द क्लास, बट स्टिल उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एरर्स है उनका बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 करके लिखता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस सिनारियोज। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। ये दोनों फ्री रिजर्व नहीं है। लोन फंड में डिबेंचर्स है, अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें से 5 लाख रुपया 1 साल के अंदर पेमेंट होने वाला, वो शॉर्ट टर्म है, बट स्टिल दोनों का दोनों डेट है, तो टोटल डेट 64 लाख है। और अगर टोटल इक्विटी का हम बात करें, जो करंट इक्विटी है 24 प्लस 21.6 प्लस 8 प्लस 6, सो इट इज 59.6 लाख की इक्विटी है। The shareholders of Mars Limited, on recommendation, the board of directors have approved a proposal to buy back maximum permissible number of shares at ₹30 per share. Based on the information given in the above case scenario, answer the following question. तो बाई बैक का क्वेश्चन है, कंडीशन वाला जो 3 कंडीशन है उसको लेकर के क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखता व्हाट विल बी द फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ऑफ मार्स लिमिटेड एज पर द डेट इक्विटी रेशियो। फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एज पर डेट इक्विटी रेशियो, मतलब डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से अगर बाई बैक हो तो उसके बाद कितना इक्विटी बचेगा आफ्टर दिस बाई बैक, अगर डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बाई बैक हो। ऐसा कोई क्वेश्चन पास्ट में कभी डिस्कशन का एजेंडा बना ही नहीं, ठीक है। बट आइए निकालते हैं कितना फ्यूचर इक्विटी बचेगा। प्रेजेंट इक्विटी 59.6 है, 64 हम लोगों का डेट है, और 30 रुपीज करके 10 रुपया का फेस वैल्यू, 30 रुपया करके बाई बैक होगा। तो आपको मालूम है डेट, मैं कैलकुलेशन करता हूं, डेट इक्विटी में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है जिसमें आप बोलते हो कि बाई बैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी, जो कि डेट बाई 2 होता है। डेट 64 है तो 32 लाख माइनस CRR, और CRR का फॉर्मूला होता है बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 3x आएगा। 3x को यहां पे पुट करोगे तो अपोजिट साइड में जब वो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 59.6 माइनस 32, तो दैट विल बी 27.6। डिवाइड करोगे जब 4 से तो x आएगा, दैट इज 6.9। तो 6.9 लाख इज योर CRR अमाउंट। x 6.9 लाख आया है, तो 10 से अगर आप फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो बाई बैक क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू 69,000 शेयर्स। अब अगर आप 69,000 शेयर बाईबैक करोगे तो 30 रुपया करके तो पेमेंट ही करना पड़ेगा। कैपिटल और रिजर्व डेबिट होगा 10 और 20 रुपीज करके टू बैंक, तो इक्विटी उतना तो पहले ही गिर गया, और देन 10 रुपया का CRR बनाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के 40 रुपया से इक्विटी गिर जाएगी। 30 रुपीज तो बाईबैक की वजह से, पेमेंट की वजह से, और 10 रुपया CRR बनाने की वजह से। तो 69,000 इंटू 40 से आपका प्रेजेंट इक्विटी फॉल हो जाएगा। तो 69,000 इंटू 40 इज 27,60,000, 27,60,000, और अभी अपना प्रेजेंट इक्विटी है 59,60,000। तो जो 59,60,000 है वो 27,60,000 से अगर गिर जाएगा तो 32 लाख रुपीस का पोस्ट बाईबैक इक्विटी बचेगा एज पर डेट इक्विटी रेशियो, जो नथिंग बट मिनिमम इक्विटी है। कि जब मैक्सिमम बाईबैक कर ही लोगे तो जो मिनिमम इक्विटी बचना चाहिए वही तो बचेगा।
तो जब आप इसका आंसर देखोगे तो यहां पे 32 लाख का कोई फिगर ही नहीं है। तो रॉन्ग या तो क्वेश्चन है या वो चॉइस दिया हुआ नहीं है, इसको लेकर के मैं आपको आंसर नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग। इसका आंसर अगर फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एज पर डेट इक्विटी रेशियो मांगते हो तो 32 लाख आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, what will be the minimum equity to be maintained after the proposed buyback? तो minimum equity is always debt divided by 2. डेट 64 लाख था, डिवाइडेड बाय 2 32 लाख। तो ये 32 लाख का आंसर करेक्ट है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वो राइट है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर सेक्शन 68। तो तीनों कंडीशन आपको चेक करवाना पड़ेगा। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स का 25% निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर कितना है शेयर कैपिटल में? 2,40,000। तो 2,40,000 का, मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूं, 2,40,000 का अगर आप 25% कर देते हो, 2.4 लाख का 25%, तो आंसर आएगा 60,000 शेयर्स। डेट इक्विटी का आंसर आया था 69,000 शेयर। अब रिसोर्स टेस्ट बचा, तो रिसोर्स हम लोगों के पास जो इक्विटी है उसी को रिसोर्स बोलते हैं। तो रिसोर्स हम लोगों के पास 59.6 लाख का था। इसका 25% हम पेमेंट कर सकेंगे। तो 59.6 का 25% इज कमिंग 14.9 लाख। 30 रुपया करके अगर हम पेमेंट करेंगे तो डिवाइड कर देता हूं 14.9 लाख को 30 रुपया से, तो इट इज कमिंग 49,667। अब इन तीनों में जो सबसे मिनिमम है वो 49,667। इससे ज्यादा आप शेयर बाईबैक नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे 49,667 है ही नहीं। तो या तो बच्चों क्वेश्चन के फ्रेमिंग में एरर है या सोल्यूशन के देने में एरर है। इन दो क्वेश्चंस में ही एरर है। बाकी तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, सेकेंड वन, दैट वाज फाइन। ओके, सो आई कैन नॉट सजेस्ट कि इसको लेकर के क्या करना चाहिए। बाकी आप लोगों को बाईबैक आता है। आप ये भरोसा रखो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो राइट होंगे, बार बार चेक किए हुए होंगे। एक आध दो एरर मैंने आरटीपी में देखा, मैं आपको बता दूंगा। बस इस दो क्वेश्चन में एरर है, एक और एक छोटा सा एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ मार्स लिमिटेड buys back its own shares out of free reserves, a sum equal to nominal value so bought back shall be transferred to capital redemption reserve. ये रहा capital redemption reserve। तो this is right. Current maturity of unsecured loan as per schedule 3 of the companies would be classified as short term borrowings. तो आइए ये तीन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। बाकी तो वो तो चॉइस में था ही नहीं, खाली इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए 2 का आंसर है ए, 4, 5 का आंसर है सी एंड बी। तो 4 का सी एंड 5 का बी। तो these 2 क्वेश्चंस आर ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 5 एमसीक्यू में से 3 एमसीक्यू करेक्टली ड्राफ्टेड था जो मैंने सॉल्व करा दिया। 2 का सोल्यूशन का आंसर चॉइस में नहीं था तो मैंने आपको बताया। इसका आंसर मेरी तरफ से 49,667 है और इसका आंसर मेरी तरफ से 32 लाख है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो। एस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स. It has developed a new technology which would enhance the operating efficiency of the batteries. It has capitalized the development expenditure 75 lakh. Fantastic. It estimates the life will be 4 years. तो normally SLM depreciation हो जाना चाहिए. The net cash flows to be generated during the year is given. तो net cash flows को, ऐसे तो cash flow based amortization allowed नहीं होता, but cash flow को production मान लिया जाता है, unit मान लिया जाता है, तो उसके हिसाब से आप depreciation charge करोगे. What will be the amortization charge during the first year? तो कैश फ्लो का रेशियो को प्रोडक्शन का रेशियो मान लो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का, तो 75 लाख इंटू 30 लाख डिवाइडेड बाई 4 साल का टोटल देख लो, 30 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 160,
तो इसका अगर आप आंसर करोगे 75 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाई 160, 14,06,250. दिस इज द आंसर. फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन इज 14,06,250. लेट अस सी वेदर दिस आंसर इज देयर इन द सोल्यूशन शीट. यस, 14,06,250. 2 में डी आंसर होगा. आइए चेक कर लेते हैं. हाँ, 2 का आंसर डी है. ये राइट राइट राइट. ये मेरी तरफ से चॉइस में ही नहीं है और इसका भी आंसर चॉइस में नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. Cropex Limited has the following property but unsure about how to account for the same. A tenant house has costed 15 lakh ruपया for the company 5 years ago. Property is freehold, let out to private individual for 6-month period. Current market value is 17,50,000. What is the correct accounting treatment for the above property? तो रेंट पे लगा करके रखा है प्रॉपर्टी, यूज का करने का तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानना चाहिए. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कॉस्ट मॉडल पे अमोर्टाइजेशन हो जाना चाहिए. माने डेप्रिसिएशन शुड बी यूजिंग कॉस्ट मॉडल और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह अकाउंट फॉर होना चाहिए. कॉस्ट मॉडल सही लिखा है और लिखा रिवैल्यूएशन इज डन एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी. यहां पे रॉन्ग हो गया. हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना, ये राइट लिखा है. हाँ, एज 13 नो प्रॉब्लम. ये इन्वेस्टमेंट है तो एज 13 का कहानी बनता है ना, वहीं पे तो पढ़े थे हम लोग. वेयर दे आर अकाउंटेड फॉर कॉस्ट मॉडल एज पर. हाँ, ये परफेक्ट आंसर है बी. मैं सी और डी पढ़ने के मूड में ही नहीं हूं. बी इज द परफेक्ट आंसर. ये देखो 3 का आंसर इज बी, बिकॉज कॉस्ट मॉडल था और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उन्होंने लिख दिया था, तो और कोई चॉइस बचा नहीं था बात करने का. तो 3 नंबर का आंसर इज बी एंड इट्स डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. One of your junior staff members has a few queries on the recognition of a liability. Present obligation, future outflow होना जरूरी है. He understands that a liability is the present obligation arising from past event. Settlement will result in the outflow of resources. बढ़िया से definition लिख दिया है. Which of the following would be classified as a liability? Okay, 4 choice दिया हुआ, इसमें से liability कौन सा है वो बताना है. X company is planning to invest, quoted price 4,60,000, no obligation. P Limited estimated that current tax charge of 2,25,000 in its profit and loss for the just period ended. हाँ, तो ये लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स का लाइबिलिटी. CTL बोलते हैं, लाइबिलिटी है. और पढ़ने की जरूरत तो नहीं क्योंकि एक ही चॉइस होगा, तो बी इज दी चॉइस. पढ़ता हूं मैं आंसर देख लेता हूं. यस, बी इज दी चॉइस. तो बाकी दोनों चॉइस पढ़ करके मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. आप पढ़ लीजिएगा, आपको अगर लगे पढ़ लेना जरूरी, आप पढ़ लीजिएगा. नॉट स्टॉप यू, बिकॉज आपके पास बुक है, आप पढ़ो. लेकिन जब चॉइस क्लियर हो जाता है तो अलग से और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती एमसीक्यू क्वेश्चंस में. स्टिल आप पढ़ लीजिएगा. बाई चांस 2 राइट आंसर हो, दोनों में से कोई ज्यादा बढ़िया राइट आंसर मिल जाए तो वो लिखना पड़ता है. बट दिस इज परफेक्ट राइट आंसर, सो आई एम नॉट रीडिंग. आओ आगे चलते हैं. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. 5 नंबर क्वेश्चन आता है. पुराने सारे हो गए ना? हाँ, सारे हो गए. अच्छा, फिर भी वो 2 चॉइस पढ़ लेता हूं एक बार. प्रोडक्ट लाइसेंस में बनाता है, 8 महीना के बाद ये लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है. रिन्यू करेगा तो 1,54,000 रुपये पे करना पड़ेगा. तो रिन्यू करेगा नहीं करेगा यू डोंट नो. नया खरीद सकता है, तो लाइबिलिटी अभी नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है. इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, मार्केट वैल्यू गिर गया है, तो वो तो लॉस है, लाइबिलिटी नहीं है. तो लाइबिलिटी वही इनकम टैक्स वाला था. आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 5 नंबर. Any country can become IFRS compliant either through adoption, बिल्कुल करेक्ट, फुल IFRS as it is कॉपी कर लो, और through convergence, perfect. Explain the adoption process of IFRS, explain the convergence process of IFRS, explain the benefit of IFRS compliant. तो adoption process is simple as it is. IFRS के जो प्रोविजंस हैं, आप अपनी कंट्री में कोई भी जिनके ऊपर भी आपको IFRS अप्लाई कराना है, उनको बोलो IFRS को एज इट इज अप्लाई कर लो. कन्वर्जेंस में आपको कंट्री के हिसाब से IFRS को रीड्राफ्ट करवा लो, जैसा हम लोगों ने इंड AS बनवाया.
उसमें कंट्री के हिसाब से जो चेंजेस डालने हैं वो डाल दो, कुछ कार्व इन कार्व आउट लाना है वो ले आओ, एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द IFRS को डिस्ट्रॉय मत करो। बाकी IFRS का सारा प्रोविजन को अप्लाई कराओ, जो आपको बदलाव लाने थोड़े मोड़े वो ले आओ। और IFRS कंप्लायंट होने का बेनिफिट क्या है? एक तो इंटरनेशनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपका कंपेरेबिलिटी अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका फॉरेन इनफ्लो अगर आना है तो आपकी बैलेंस शीट के बेस पे वो आ पाएगा। दो बड़ा बड़ा जो बेनिफिट है वो हमको यही दिखाई देता है। बाकी ICI क्या आंसर करता है आइए पढ़ते हैं। पहला, अडॉप्शन वुड मीन दैट द कंट्री सेट्स अ स्पेसिफिक टाइम टेबल when specific entities would require to use IFRS as it is use करना है। Convergence means the country will develop high quality compatible accounting standards and there would be alignment of the standards of different standard setters with a certain rate of compromise, थोड़ा मोड़ा changes by adopting the requirement of standards either fully or partially. Heart and soul should not be destroyed. Few carve outs or carve-ins can be made. जो मैंने बोला आपको उसको सजा के इन्होंने लिख दिया। अब अगर IFRS आप अप्लाई करते हो तो क्या क्या बेनिफिट होता है? एक होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, कंपेरेबिलिटी आ जाती है, इंट्राफर्म इंटरफर्म कंपैरिजन आ जाता है। फिर उन्होंने एक लाइन और लिखा, ग्रुप कंसोलिडेशन विल बिकम इजी। खास करके अगर आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरीज वगैरह है तो वो लोग IFRS के हिसाब से अगर बैलेंस शीट बनाती है, आप भी बनाओगे इंडिया में, तो कंसोलिडेशन विल बिकम इजी। मैं पढ़ता हूं, group consolidation will be easy when same standard by all companies in the group irrespective of their global location. Acceptability of financial statement by stock exchanges across the globe which will facilitate the listing of Indian companies to the international stock exchange. तो मैंने दो बात बोली, फंड रेज करना आसान रहेगा, कंपेरेबिलिटी आएगी। इन्होंने दो बात और बोला, ग्रुप का कंसोलिडेशन ईजी होगा और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में अपनी कंपनी का लिस्टिंग कराना ईजी होगा। तो with this theoretical question number 5 comes to an end. अब आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जायंट लिमिटेड है, entered into a binding agreement with Tiny Limited to buy a custom made machine for 1 लाख रुपया। At the end of 2025-26, before the delivery, Giant Limited had to change its method of production. The new method will not require the machine it ordered and will be scrapped after the delivery. The expected scrap value is nil. तो 1 लाख रुपए का लॉस का अकाउंटिंग कर लो, लाइबिलिटी लिख लो, बाद में जब मशीन आएगा तो पेमेंट कर देना, बट लॉस विल बी रिकॉर्डेड नाउ, नॉट इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन द डिलीवरी टेक्स प्लेस. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है कि दिस इज अ लाइबिलिटी एंड दिस इज अ लॉस, बिकॉज आपका प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया और आपको ये मशीन नहीं चाहिए, बट ऑर्डर आपका बाइंडिंग है, तो आपको लॉस लिखना पड़ेगा. तो इन्होंने लिखा, देखो, लाइबिलिटी का डेफिनेशन दिया, ए लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आउटफ्लो इज एंटिसिपेटेड एंड आउटफ्लो कैन बी मेजर्ड. तो 1 लाख का लाइबिलिटी लिखना है. जर्नल एंट्री मारा, लॉस टू गामा लिमिटेड. यहां गामा का तो नाम ही नहीं था, हमको लगता है पर सेलर कंपनी का नाम था टाइनी लिमिटेड, तो यहां गामा की जगह टाइनी लिमिटेड होगा क्योंकि पेमेंट हमको उसी को करना है. एंड P&L टू लॉस. सो एकदम सेम टू सेम सम क्लास में हम लोगों के बुक में था, हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, बट इट्स फाइन, रिविजनल टेस्ट पेपर है तो रिविजन हो जाए वही अच्छा है. आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. SS लिमिटेड हैज मेड अ राइट इश्यू 3 साल पहले. ऑफर डॉक्यूमेंट जो मेंबर को दिया था उसमें बोला था कि प्रॉफिट होगा 40 करोड़ ड्यूरिंग द करेंट ईयर. जब रिजल्ट बन के PL बन के आया, बेस्ड ऑन दी हिदर टू, मतलब पास्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी वो लोग पॉलिसी फॉलो करते थे, एंड प्रेजेंटेड फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर रिव्यू, उसमें लॉस आया 10 करोड़ का. उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 3 साल बाद हम लोग 40 करोड़ कमाएंगे, सच में उनको लॉस हुआ. द बोर्ड इन कंसल्टेशन विथ MD डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग. पहला, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट, पहले प्राइम कॉस्ट पे चलता था. प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, पहले WDV चलता था.
नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल एक्सपेंसेस, जो पहले 2% का सेल्स का प्रोविजन ये लोग बनाते थे, सेल का फिगर दिया हुआ है। एंड प्रोवाइड परमानेंट फेल, वो फॉल है, परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल पिछले 5 सालों में हुआ है 10 लाख का, 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाना है। करना क्या है हम लोगों को, तो यहां लिखा है देखो, एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी और आस्क्ड बाय द डायरेक्टर्स टू ड्राफ्ट द नोट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट। तो ये जो 4 चेंजेस हुए हैं ना, डेप्रीसिएशन का, इन्वेंट्री का, आफ्टर सेल एक्सपेंस का और इन्वेस्टमेंट का, उसका नोट्स बना करके देना है। तो नोट्स में कुछ नहीं देना पड़ता है, फैक्ट एंड इफेक्ट देना पड़ता है। हमने क्या चेंज किया, चेंज की वजह से क्या असर पड़ा, नोट्स ऑन अकाउंट्स ऊपर में लिख करके 4 पैराग्राफ में 4 नोट बना दो, फैक्ट का और इफेक्ट का। तो सबसे पहला चेंज है, इन्वेंट्री को वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यू करना है, जो पहले प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होता था। अब इन्वेंट्री अगर वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यू होगा तो इन्वेंट्री का वैल्यू 20 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा, 30 करोड़ की जगह 50 करोड़, और उससे हमारा प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा। इतना चीज आपको लिख करके देना पड़ेगा। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है। नोट्स ऑन अकाउंट्स यहाँ पे AS1 का ज्ञान लिखा है कि भाई चेंजेस होने से डिस्क्लोजर देना है। पहला, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो पहले होता था। ड्यू टू दिस चेंज इन्वेंट्री इज नाउ वैल्यूड एट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ 30 करोड़ एंड प्रॉफिट इज ग्रेटर बाई 20 करोड़। बस फैक्ट एंड इफेक्ट ऐसे ही देना है। एक लाइन उन्होंने लिखा बीच में, दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। अब इसके बारे में यहां क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये फालतू बातें उन्होंने अपने मन से ऐड कर दी। हम लोग ये सब बातें कभी अपने मन से ऐड कर नहीं पाएंगे। जबरदस्ती इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर करना उचित नहीं है। आप फैक्ट एंड इफेक्ट लिख करके आ जाओ प्यार से, बीच वाली 2 लाइन को छोड़ करके फुल मार्क्स मिलना चाहिए। अगला, डेप्रीसिएशन SLM पे वैल्यू करना है, पहले WDV पे होता था, अभी 27 करोड़ रुपए का डेप्रीसिएशन होगा, जो कि पुराने मेथड के हिसाब से 45 करोड़ है। तो करीब करीब प्रॉफिट हमारी 18 करोड़ से बढ़ जाएगी। उन्होंने लिखा है विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड हैड द ओल्ड मेथड फॉलोड बाय, डेप्रीसिएशन का अमाउंट 18 करोड़ से कम हो जाएगा। तो लिखा है ठीक से, भाई 45 की जगह अगर आप 27 प्रोवाइड करोगे तो 18 करोड़ का डेप्रीसिएशन कम होना, दैट मीन्स प्रॉफिट का 18 करोड़ से बढ़ जाना। आइए इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ नोट्स पढ़ते हैं। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन लिखा, ड्यू टू हैवी इंटेंसिव मेथड, अगेन वही वाली बात लिखा। उन्होंने लिखा कि फ्रॉम WDV टू स्ट्रेट लाइन, ड्यू टू दिस नया डेप्रीसिएशन 27 करोड़ है, जो कि 18 करोड़ से लोअर है। पुराना वाला अमाउंट भी देना चाहिए था, पुराना मेथड से 45 करोड़ होता। ये लाइन भी आप जरूर लिखिएगा। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉफिट इज हायर बाई 18 करोड़, ये भी जरूर लिखिएगा। इफेक्ट में प्रॉफिट का, बैलेंस शीट का इंपैक्ट दोनों देना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट का कहाँ है, ये लिखा ना 27 करोड़ रुपया फिगर होगा इन्वेंट्री का है, हाँ 27 करोड़ फिगर होगा। थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर सेल एक्सपेंस जो 2% करके प्रोवाइड करते थे अब नहीं करना है। 600 करोड़ का सेल है तो 12 करोड़ का प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आइए पढ़ते हैं। हेडिंग दिया प्रोविजन फॉर आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट, वारंटी भी बोलते हैं। द कंपनी हैज बीन प्रोवाइडिंग 2% ऑन सेल्स विद द इंप्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। सेल का अमाउंट देना चाहिए था, नहीं दिया। ड्यू टू दिस चेंज द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ग्रेटर बाई 12 करोड़। आप पूरा ऐसे ही लिखिएगा, द सेल इज 600 करोड़, 2% प्रोविजन एज पर द ओल्ड मेथड इज 12 करोड़। This 12 crore has not been provided during the current year because of the change in the policy, so the profit has gone up by 12 करोड़। अगला है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जो 10 करोड़ की प्रॉफिट को गिरा देगा क्योंकि प्रोवाइड करना है, तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ रुपए का परमानेंट फॉल, द प्रोविजन हैज रिड्यूस्ड द प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़। तो अब आप बोलोगे सर ये तो लिखना चाहिए कि प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड, नहीं, पास्ट टेंस में बनता है, मतलब आप P&L बना लेते हो फिर नोट्स बनाते हो। तो द कंपनी हैज चेंज्ड दिस, ड्यू टू दिस हैज हैपेंड, प्रॉफिट हैज कम डाउन, आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, विल नहीं।
विल हम लोग बातचीत करते वक्त बोल देंगे, लिखते वक्त सब पास्ट टेंस में लिखना है। तो ये वेरी सिमिलर सम हमारी बुक में था, हमने एक बार और डिस्कस कर लिया आपके साथ। आइए आगे पढ़ते हैं। 8 नंबर सम। Sun Limited has fabricated a special equipment solar power panel during this year as per drawing and design supplied by the customer. ये भी सेम सम बुक में है। However, due to the liquidity crunch, the customer has requested the company for postponement in the delivery schedule and requested the company to withhold the delivery of the finished good products and discontinue the production for the balance items. As a result of the above, the details of the customer balances and goods held by the company as WIP and finished goods are given below. ये WIP की इन्वेंट्री है, ये finished goods की इन्वेंट्री है और ये डेटर्स है। The petition of winding up against the customer has been filed during 25-26 itself. Comment with the explanation on the provision to be made for 205 लाख रुपया, टोटल 205 लाख रुपया है तीनों मिला के। हाँ, which is included इन द डेटर्स। पहला आंसर है डेटर्स ओनली 65 लाख है, बाकी दोनों इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ WIP और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो दोनों मिला के 140 है। पहले तो आप ये वाला बात लिखोगे कि इन्होंने बैलेंस शीट में जो डेटर्स बोल के क्लासिफाई करके रखा है वो रॉन्ग है। पूरे 205 लाख को डेटर इज 65, इन्वेंट्री इज 140। एंड देन so far as provision for bad debt is concerned, डेटर का तो provision for bad debt बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल हो गई है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी कर लिया है कि भैया माल मत भेजो। अब इसका मतलब वो फिनेंशियल टर्मोइल से गुजर रहा है, सो इट्स बेटर कि हमें प्रोविजन बना देना चाहिए। एंड तीसरा, so far as inventory is concerned, inventory should be measured at cost or NRV whichever is lower। वो माल नहीं लेगा तो क्या हम माल किसी और को बेच सकते हैं? कॉस्ट तो हमारा 140 लाख है, अगर हम किसी और को माल बेच सकते थोड़ा कम बेसी में, एनआरवी थोड़ा कम भी हो तो एनआरवी पे वैल्यू करके लॉस को लिख लेना चाहिए। और अगर हम बेच ही नहीं सकेंगे, ये पूरा कस्टमाइज्ड माल है, बेच ही नहीं पाएंगे, तो पूरा 140 को जीरो पे वैल्यू करके पूरा लॉस लिख लेना चाहिए। यही फाइनल कमेंट है। आइए आईसीआई का आंसर पढ़ते हैं। इन्वेंट्री का डेफिनेशन दिया, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का रूल बताया, फिर उन्होंने साफ साफ लिखा कि इन्वेंट्री 140 लाख का है। दैट इज फैंटास्टिकली करेक्ट। फिर उन्होंने लिखा कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आप एनआरवी पता करके लोअर के हिसाब से वैल्यू कर लो। चेंज इन द वैल्यू ऑफ सच सोलर पावर पैनल शुड बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स। फैंटास्टिक, जो हम लोगों ने बात किया। ऑल्टरनेटिवली आप अज्यूम कर सकते हो कि कस्टम मेड है तो बायर नहीं मिलेगा, एनआरवी विल बी जीरो, पूरा लॉस रिकॉर्ड कर लो। एग्जैक्टली ये बात हमने भी बताई आपको। सो फार एज डेटर्स इज कंसर्न्ड, ऐसा लगता है कि पैसे रिकवर नहीं होंगे तो पूरे 65 लाख का प्रोविजन बना देना चाहिए। सो दैट इज व्हाट ICAI हैज रिटन इन द आंसर शीट एंड इट इज परफेक्टली गोइंग विथ आवर थॉट प्रोसेस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, P&L है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिक्स्ड सेट में ग्रॉस ब्लॉक, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है। तो यहां पे 2500 रुपया राइट ऑफ हुआ, आपको दिख रहा होगा, और यहां पे भी 2500 रुपीज राइट ऑफ हुआ है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ को इनडायरेक्ट मेथड में एड बैक करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। ये ओपनिंग है ना पहला वाला, देखो तो, हाँ ये 31,325 है, 31,326 है। तो अभी मेरे को 2500 का दो फिगर अपरेंटली दिखाई दिया, तो मैंने आपको ये बात बोल दिया कि ये दोनों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ एड बैक करना पड़ेगा। आगे P&L का डिटेल दिया है। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 140 है, 135 का पैट है, रिजर्व में 30 डाला है, डिविडेंड 80 पे किया है
और बैलेंस 65 बैलेंस शीट में। आओ बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। हाँ ये रहा 40 एंड 65। बट हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर मालूम है, दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर। फिर रिजर्व और डिविडेंड दिया, तो हम लोगों को तो पीबीटी से स्टार्ट करना पड़ता है। तो पैट का फिगर हमारे पास है, खाली टैक्सेस ऐड बैक कर दूंगा तो काम हो जाएगा। और आप बोलोगे सर अगर यहां से चलना है 40 और 65 का गैप, तो 25,000 का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें डिविडेंड ऐड कर दो वो है 80, रिजर्व ऐड कर दो वो है 30, तो 80 ऐड कर दो और 30 ऐड कर दो। और टैक्सेस है यहां पे देखो, ओपनिंग 60,000 ये पेमेंट हो गया होगा, क्लोजिंग 80,000 ये करेंट ईयर का होगा, कि और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो 80 अगर मैं और ऐड बैक कर देता हूं तो माई पीबीटी विल बिकम 5, 8, 2, 10, 3, 13 और 8, 2,15,000 रुपया। क्यों करना है आपको? 135 का पैट दिया हुआ है, उसी में खाली टैक्स ऐड कर दो ना तो पीबीटी आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या लिखता है क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहां, जो दिया बस उतना ही एडजस्टमेंट है। अब अगर इसको आगे बढ़ाते हो तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करते करते चलता हूं। सबसे पहले पीबीटी से स्टार्ट करेंगे। पीबीटी इज 2,15,000। इन्होंने लिखा पीबीटी 1,35,000 और टैक्स यहां पे ऐड किया। ये उचित नहीं है, मैं पूरा रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बट ये नहीं करके इसको यहां पे 2,15,000 लिखना चाहिए। बिकॉज इफ आई राइटिंग द वर्ड पीबीटी इट शुड बी 2,15,000। माइनर एरर है, इसको बहस का मुद्दा मत बनाना। आप 2,15,000 से स्टार्ट करना और पीबीटी का एक कैलकुलेशन रफ में दिखा देना, कंप्यूटेशन ऑफ पीबीटी करके। पैट 1,35,000 ऐड टैक्सेस 80,000। अब उसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर ये दो ठो है, देखो 250, 250, 100 और एक हम लोगों को डेप्रीसिएशन ढूंढना है। आओ डेप्रीसिएशन ढूंढते हैं। ये रहा डेप्रीसिएशन का फिगर। ओपनिंग प्रोविजन 370, क्लोजिंग 460, देयर इज नो असेट सेल, नथिंग हैपेंड। तो 370 से 4,60,000 अगर हुआ तो नया डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है 460 माइनस 370, 90,000। तो डेप्रीसिएशन को आप ऐड बैक कर दो। बाकी और कोई इंटरेस्ट कोई चीज क्वेश्चन में नहीं है। ऑल्दो डिबेंचर्स आर देयर, रिडीम भी हुआ है पर इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। और हम डिटेल कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आपको मालूम है। होगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए सोल्यूशन में चलते हैं। तो 2,15,000 से हमने स्टार्ट किया पीबीटी के नाम से। 90,000 का डेप्रीसिएशन ऐड बैक और 2,500 का ये दोनों ऐड बैक। अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 3,10,000 विच इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,10,000। अब आइए वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देखते हैं। डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बीआरबीपी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस ढूंढते हैं। पहले स्टॉक 240 से 370, 370 माइनस 240, स्टॉक बढ़ गया तो रुपया का आउटफ्लो 130। डेटर 250 से 230, 20 इनफ्लो, ये आउटफ्लो। असेट बढ़ने से रुपया आउटफ्लो होता है। आप अपने घर में भी देख लो, अगर कोई असेट बढ़ेगी तो पैसा जाएगा तभी असेट बढ़ेगा। दो ही आइटम है, स्टॉक और डेटर। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स होना चाहिए। हाँ है ना, क्रेडिटर्स ये रहा। 3 लाख से नहीं, 170 से 160 हो गया तो पेमेंट हो गया क्रेडिटर्स को, तो 10,000 का और पेमेंट है। तो ये 3 आइटम इस तरह से दिखाना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। आइए देखते हैं, जस्ट 3 आइटम ही है। लेट अस फाइंड। ये रहा 3 आइटम, स्टॉक ब्रैकेट में, क्रेडिटर ब्रैकेट में, डेटर प्लस में। तो 130 माने माइनस 130 प्लस 20 माइनस 10 और 3,10,000 हमारे पास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 310 माइनस 120 आ जाएगा 1,90,000 इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये रहा कैश फ्रॉम ऑपरेशन 1,90,000। फिर टैक्सेस पेड दिखाओगे तो ओपनिंग जो प्रोविजन फॉर टैक्स था 60,000, उसको पेमेंट माना जाता है अगर कुछ नहीं बोलते हैं। तो दैट 60,000 इज पेमेंट फॉर टैक्सेस।
आउटर कॉलम में आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,30,000, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अपन कैश फ्लो का बड़ा बड़ा भारी भारी सम बनाए हुए हैं, ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 130,000 आउटर कॉलम में चला गया। अब आप ढूंढते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, असेट इन्वेस्टमेंट्स। असेट यहां पे ये देखो 10 लाख का ग्रॉस ब्लॉक, 11-20 का नेट क्लोजिंग, माने ओपनिंग और क्लोजिंग, तो साफ दिखाई दे रहा है 1,20,000 रुपया का परचेज है। और कोई आइटम हमको दिख नहीं रहा, असेट को छोड़ के देखते इन्वेस्टमेंट्स है क्या, ना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक ही आइटम दिख रहा है मुझे 1,20,000 का, ये रहा फिक्स्ड असेट परचेज 1,20,000, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000 आउटर कॉलम में आ गया, गुड है। वैसे इन्वेस्टमेंट सेल, इन्वेस्टमेंट परचेज, फिक्स्ड असेट सेल, फिक्स्ड असेट परचेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, रिवीजन करने के काम आएगा। अब आइए फिनांसिंग एक्टिविटी। तो एक तो डिविडेंड पेड था, मुझे याद है डिविडेंड पेड कितना था, डिविडेंड पेड यहां पे था 80,000, एक तो ये वाला आ जाएगा। बाकी लोन और लाइबिलिटी देखना है, डिबेंचर, कैपिटल। तो कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हुआ तो 1 लाख का इश्यू है, इनफ्लो, ये सब का तो कोई काम नहीं है। डिबेंचर 3 लाख से 250 हुआ तो 50,000 का रिडेम्पशन है और डिविडेंड पेमेंट है। रेस्ट ऑल वी हैड कवर्ड। बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैश लास्ट में लिख देंगे। और 3 आइटम ढूंढते हैं। ये रहा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, रिडेम्पशन और डिबेंचर 50,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 80,000, तीनों मिला दिए 30,000 का कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनली आउटर कॉलम में हमारे पास 3 अमाउंट है, 130 minus 120 minus 30, so it finally comes 20,000 net decrease in cash, ब्रैकेट में add opening cash is equal to closing cash, टैली हो गया। So one of the smallest easiest cash flow का सम आरटीपी में। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम में ऐसा ही सम आ रहा है, बट अगर आ जाए तो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड भी मत होना। आपको फुल प्रिपरेशन करके जाना है, जो सारा बुक वगैरह जो हम लोगों ने करवाया है उसके साथ। अब आइए अगला क्वेश्चन, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 18 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग किया है, जरूर से जरूर फिनेंशियल ईयर 25-26 होना चाहिए, लिख दिया। ये देखो फिनेंशियल ईयर। डिविडेंड रेकमेंड किया 2 रुपया करके, प्रोवाइड नहीं कर सकते, नोट्स में लिखना पड़ेगा। डिविडेंड डिक्लेयर बिफोर द ईयर एंड अगर होगा तभी वो लाइबिलिटी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। AS4 क्लियर कट बोलता है। आगे लिखता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गया है, अगर अप्रूव हो जाएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, नॉर्मल है। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो लाइबिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला जाएगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होगा। सो डिस्कस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीट, और नेक्स्ट ईयर में लाइबिलिटी लिख के पेमेंट कराना होगा। एंड प्रेजेंटेशन और सेड प्रपोज डिविडेंड इन द एनुअल अकाउंट्स एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बोल दिया मैंने। आइए आईसीआई का आंसर शीट देखते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। एज पर AS4 नाम लिख करके डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए लाइबिलिटी। तो मैंने साफ साफ बोला था नो, आगे सो नो प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड। हाउ एवर डिविडेंड सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। ये कहां लिखा है देखें, ये रहा, मैं मिटाता हूं तब आपको दिखेगा। ये देखो, नो प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड, गुड। सच प्रपोज्ड डिविडेंड्स आर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंगली डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज्ड। सो फैंटास्टिक। आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बाकी रेस्ट 10 क्वेश्चंस के लिए अगला क्लास। ओके, आई होप आप लोगों को सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे।
And I would just say कि none of the questions were new, all were thoroughly discussed, all were there in the books of the ICAI, in our tuition materials, so it's fine. और बाई बैक का पहला 2 क्वेश्चन 1 and 3 रॉन्ग था. रॉन्ग मतलब उसका रिलेटिव आंसर बुक्स में नहीं था, माने उसमें चॉइसेस में, सो इट्स फाइन. बाकी आपने बाई बैक के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला. टेक गुड केयर, बाय बाय. एग्जाम अच्छे से दो. विश यू ऑल द बेस्ट. कोई क्वेश्चन हो डायरेक्ट व्हाट्सएप करो. थैंक यू, टेक केयर.